वेलकम टू ऑल माय डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे मार्च में आए निबोश IGC-1 के सिनेरियो के बारे में। ये सिनेरियो बेसिकली एक प्रिंटिंग कंपनी के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है रिडजे प्रिंटिंग कंपनी। इस कंपनी के अंदर 80 वर्कर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ESM ईयरली शिफ्ट मैनेजर और एक LSM लेटर शिफ्ट मैनेजर और एक MD मैनेजिंग डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं। कंपनी बहुत ही बिजी रहती है और जिसकी वजह से कंपनी को कई बार टेम्पररी वर्कर्स को भी हायर करना पड़ता है। रिडजे प्रिंटिंग कंपनी यानी RP को हाल ही में ही एक ब्रोचर्स का ऑर्डर मिला है जिसकी डेडलाइन भी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। सिनेरियो में आपका रोल डिफाइन होता है। आप एक हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र होते हैं। पिछला एडवाइज़र कुछ हफ्ते पहले ही रिटायर हो चुका है। MD इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम पर टेम्पररी वर्कर्स को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री बताना ही सफिशिएंट समझते हैं और टेम्पररी वर्कर्स को अलग अलग काम करने के लिए हायर किया जाता है और इनको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती। परमानेंट वर्कर होते हैं, वो काम को परफॉर्म करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद से टेम्पररी वर्कर उस काम को दोहराते हैं। MD जो चाहता है कि जो भी वर्कर हायर किए गए हैं वो अपने टारगेट को तुरंत अचीव करें, जिसके लिए MD उन्हें इंसेंटिव और बोनसेस देने की बात करता है और वर्कर से कहता है कि अगर वो अपना टारगेट अचीव करते हैं तो साल के एंड में उन्हें बोनसेस दिए जाएंगे। ESM जो टेम्पररी वर्कर्स का काम अलग अलग जगह पे एलोकेट करता है और टेम्पररी वर्कर्स को ज़्यादातर बिजी एरिया में ही काम पर रखता है। एक यंग टेम्पररी वर्कर जिसको प्रिंटिंग मशीन की मॉनिटरिंग के लिए रखा गया होता है। प्रिंटिंग मशीन की मॉनिटरिंग के लिए हालांकि कॉम्पिटेंट पर्सन को ही रखा जाता है। यह बात टेम्पररी वर्कर से बताई जाती है और कहा जाता है कि अगर इसमें कोई भी खराबी आती है तो इस सबसे पहले ESM को संपर्क करें, ESM को इसके बारे में बताएं और इसके रिगार्डिंग एक साइन बोर्ड भी वहाँ पर पास में ही मशीन के लगा होता है जिसपे क्लियरली ये चीज़ मेंशन होती है, नो क्लियरिंग जामिंग विदाउट ऑथराइजेशन एंड आइसोलेशन ऑफ पावर, यानी बिना अथॉरिटी के आपको जाम को क्लियर नहीं करना है और बिना पावर कट किए। प्रिंटिंग मशीन चल रहा होता है, अचानक से प्रिंटिंग मशीन का एक रोलर फंस जाता है। इसे देखकर टेम्पररी वर्कर इंटरलॉकिंग गार्ड को हटाता है और चेक करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, रोलर क्यों फंसा है। ये देखने के बाद से टेम्पररी वर्कर ESM को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ESM नहीं मिलता और वो खुद ही जाम को क्लियर करना शुरू कर देता है। जैसे वो जाम को क्लियर करने का शुरू करता है तो अचानक से प्रिंटिंग मशीन चलने लगती है और रोलर के अंदर वर्कर का हाथ फंस जाता है। पास में एक दूसरा टेम्पररी वर्कर गुजर रहा होता है जो और उसे देखता है और तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है और टेम्पररी वर्कर का हाथ रोलर में से निकालकर उसे फर्स्ट एडर के पास फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है। कुछ समय बाद पैरामेडिक्स टीम अराइव होती है और उसके इंजर्ड वर्कर के हाथ की जांच करने के बाद से उसे एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आप काम पे आ रहे होते हैं और एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं। उसके बाद से क्या सिचुएशन हुआ है, क्या हुआ है, ये जानने की कोशिश करने लगते हैं और सबसे पहले आप फर्स्ट एडर से मिलते हैं और फर्स्ट एडर को एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर का इंटरव्यू लेते हैं। इस घटना के बाद और सेकंड वर्कर है वो अपने काम पे वापस चला जाता है। इस घटना के बारे में जब ESM को पता चलता है तो वो जल्दी से जल्दी मशीन को वापस से चालू करवाने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद से वो MD को कॉल करता है। MD जो कि एक कस्टमर के साथ बिजी होता है, उस कॉल की वजह से वो थोड़ा सा इंटरफेयर और अनॉयड फील करता है। MD कहता है कि इसे खत्म होने वाली है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन हम सुबह में करेंगे, तभी तक मशीन को वापस से नॉर्मली रन किया जाए। ESM को पता थी कि MD ऐसे ही कहेंगे, इसलिए वो पहले से ही मशीन को रन कर रहा होता है। कुछ समय बाद LSM आता है और ESM उसे यानी ईयरली शिफ्ट मैनेजर LSM को एक्सीडेंट के बारे में पूरी जानकारी दे देता है और कहता है कि हमने इसके साथ डील कर लिया है और प्रिंटिंग मशीन वापस से नॉर्मली चालू है। आप यहाँ पर फर्स्ट एडर के साथ इंटरव्यू को खत्म कर चुके होते हैं और आप एज्यूम करते हैं कि ESM यानी ईयरली शिफ्ट मैनेजर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी होगी। आप जब उस साइट पे जाते हैं जहाँ एक्सीडेंट होता है और पूछते हैं कि एक्चुअल में एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, तो ESM प्रिंटिंग मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ था। आप ये देख के शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि
ये प्रिंटिंग मशीन चालू कैसे है और चालू क्यों है, आपने सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया, एक्सीडेंट की सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया। ईएसएम कहता है कि हम टारगेट का डेडलाइन बहुत ही नज़दीक आ चुका है और एमडी का ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि हमें डेडलाइन से पहले ही टारगेट को पूरा करना है। फर्स्ट एडर की इंटरव्यू के दौरान आपको याद आता है कि फर्स्ट एडर आपको बताता है कि एक और टेम्पोररी वर्कर जो विटनेस है वो एक्सीडेंट के दौरान वहाँ पे मौजूद था। आप ईएसएम से उस वर्कर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो ईएसएम कहता है कि शिफ्ट खत्म होने वाली थी और मैंने उस वर्कर को घर पे वापस भेज दिया। एलएसएम जो कि इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा इंटरेस्टेड होता है, उससे जाकर आप पूछते हैं कि क्या कोई हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जिससे वो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। तो एलएसएम कहता है कि आपसे पहले जो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर काम कर रहे थे वो रिस्क असेसमेंट के पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो रिस्क असेसमेंट कहाँ पर है। एनीहाउ आपको एक मेंटेनेंस लॉग मिलता है जो कि बहुत ही पुराना 2019 का होता है। उसके बाद से आप एलएसएम से कहते हैं कि क्या वो मशीन को बंद कर सकता है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, लेकिन ये एलएसएम उसे कहता है कि ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है एमडी के द्वारा कि मशीन को चालू ही रखना है। आफ्टर दैट आपको एचआर से सेकेंड टेम्पोररी वर्कर का नंबर मिलता है जिससे आप कॉल करके बात करते हैं। वर्कर पूछता है कि क्या पहला इंजर्ड वर्कर कैसा है, आप उसे बताते हैं कि अभी तक हमें उसका अपडेट नहीं मिला, हम हॉस्पिटल में कॉल करके आपको उसका अपडेट बता देंगे और बाद में आप पूरी एक्सीडेंट की जानकारी उस सेकेंड टेम्पोररी वर्कर से ले लेते हैं। आप उसके बाद से आप वापस ऑफिस की तरफ आते हैं और डॉक्यूमेंट्स खोजने लगते हैं। आपको एक रिस्क असेसमेंट मिलता है जो कि बहुत ही पुराना होता है, नियर अबाउट 2017 का रिस्क असेसमेंट होता है। आप एलएसएम से पूछते हैं कि क्या अगर प्रिंटर की और जामिंग हो जाए तो उसे अंजाम करने के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो एलएसएम कहता है कि जो आपसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर काम कर रहा था वो कुछ इस चीज पे काम कर रहा था, लेकिन आगे क्या हुआ मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं पता। आफ्टर दैट आरपी रिडजे प्रिंटिंग कंपनी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन R164 का उल्लंघन करते हुए दोषी पाई जाती है और उन्हें 20,000 यूरोस का फाइन लगता है और साथ ही 8,547 यूरोस भरने पड़ते हैं।